व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई रिसेंटली यूएस हिट कर रहा है रिसेशन। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है भाई कि 25% ज़्यादा चांसेस है कि यूएस रिसेशन में चले जाए। यही रिपोर्ट ने पहले कहा था कि 15% चांसेस हैं कि यूएस रिसेशन में चले जाए। तो अब यूएस रिसेशन की तरफ बढ़ता हुआ, और ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है आप सभी के लिए जो कि एक इन्वेस्टर्स हैं या अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हो सकता है आपको 50 रुपये का माल 15-20 रुपये में मिलने का आशंका हो सकती है। तो ये बहुत ही, मैं आपको दो ऐसे डिफेंसिव सेक्टर्स बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में, पर उससे पहले थोड़ा समझ लो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, कैसे काम करता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि मैं आपको कोई टिप दे दूँ आप यहाँ इन्वेस्ट कर लो वहाँ इन्वेस्ट कर लो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी पीछे की जो वो है, क्या कि उनकी उसके पीछे की जो थ्योरी है वो क्या है, और मैं क्यों सोच के ऐसा बोल रहा हूँ। हो सकता है वो आप थ्योरी से अग्री ना करते हो। जब आप थ्योरी से अग्री नहीं करते तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको यू हैव ऑल द राइट, सी आई हैव ऑल द राइट टू बी रॉन्ग। कहते हैं ना कि मेरे को पूरा हक है गलत साबित होने का। तो हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊँ, पर अगर आपको लगता है कि हाँ यार इसकी बातें सेंस करती हैं, तो यू कैन टेक दैट डिसीजन। अगर आपको लगता है ये सेंसफुल नहीं है, आपको कोई कॉन्ट्ररी बिलीफ है आपको, तो आप वो करिए और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। रिसेंटली यूएस इज़ इन रिसेशन, और नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ फाइल की है उन्होंने कंजिक्यूटिव टू क्वार्टर्स में। तो लगातार 2 बार के क्वार्टर्स में देखा जाए तो नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ निकल के आई है। रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, लगातार जो लोगों की खर्च करने की क्षमता है वो कम होती आ रही है। और इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट का जो 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 रेशियो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इसका एक और बहुत बड़ा कारण है 2022 और 23 में जो भाई साहब इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए हैं यूएस ने, फेड ने, उसने बहुत ही अच्छा इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए। क्योंकि जब क्या हो रहा था उस टाइम पे इन्फ्लेशन प्राइस रेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे थे। तो उसको जो कंट्रोल करने के लिए यूएस ने उसको लगाम लगाने के लिए यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। और उसके बाद अभी थोड़े से रिसेंटली इंटरेस्ट रेट कट भी किए थे। तो अभी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट कट किए थे, तो जो एक्सपेक्टेड था वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट था कि ज़्यादा कट करेंगे, पर वो कट हुए नहीं। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कट ना करके उन्होंने सिर्फ कितने 15 बेसिस पॉइंट कम किए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आगे देखेंगे अपने हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं हम ज़्यादा कट करें। मतलब वो कट नहीं करना चाहते हैं इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट कट नहीं करना चाहते तो महंगा रहेगा ब्याज की दरें, और ब्याज की दरें नहीं है तो लोग इसमें घुसेंगे नहीं। लोग लोन कम लेंगे, और लोन कम लेंगे तो लोग खर्चा भी कम करेंगे। और वही दिख रहा है, रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है रिसेंटली, क्योंकि आपका पास लोन आपका महंगा मिल रहा है, तो कंपनी जो है वो एक्सपैंड नहीं कर रही है। तो कंपनी बैंकों से लोन लेना बंद कर देती हैं क्योंकि लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। और इसी चक्कर में जो कंपनीज हैं वो जब लोन नहीं ले रही तो वो एक्सपैंड नहीं कर रही, इनफैक्ट वो फायरिंग कर रही हैं हायरिंग के बजाय। तो वो फायरिंग जब कर रही है तो वो फायर कर रही है लोगों को, भाई हमें तो नहीं चाहिए तुम। और रिसेंटली जिस तरीके से ले ऑफ्स हुए हैं आईटी सेक्टर में, क्योंकि आईटी सेक्टर को इंडिया में जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। यूएस का आईटी सेक्टर इंडियंस के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वो नौकरियां देता है, उसमें बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए हैं। उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में भी बढ़ा है, राइट। अब हाई इंटरेस्ट रेट्स 2022-23 की जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में समझने को करते हैं, कि फिर से एक बार समझने को करते हैं कि भाई हुआ क्या था। तो उस टाइम पे क्या है कि फाइट करने के लिए इन्फ्लेशन जब चीज़ें बढ़ रही थी तो यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे। उस टाइम पे 2022-23 में डेट बहुत ऊपर चल गया था यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था। तो उसको कर्जा को भी कट ऑफ करने के लिए कि कर्जा बहुत ज़्यादा हो रहा है लगातार, तो उसने कहा कि यार हमें तो वापस कर्जा चुकाना है। तो उसके लिए क्या करें, जो खर्च कर रही थी यूएस की सरकार उसको कट ऑफ करने के लिए और कर्जा चुकाने के लिए उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। तो भाई टेक के ले ऑफ्स होते हैं, जो हम बात करते हैं कि 2022 में 23 में, जो अभी हमने रिसेंटली बोला कि 2022-23 में टेक के बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स हुए, उसके वजह से भी ये दिक्कत आई। और वीक कंज्यूमर डिमांड, लोगों के पास जब पैसा नहीं होता या लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इकोनॉमी में ऑप्टिमिज्म नहीं होता है, तो लोग खर्चा कम करते हैं। और तब उसके बाद होता है वीक कंज्यूमर डिमांड, यानी कि डिमांड जो है कंज्यूमर की तरफ से वो कम होती आती है। अब इसका फ़र्क पड़ता है इंडिया पे बहुत ज़्यादा, जो मैंने अभी बोला, क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक है इंडियन और यूएस इकोनॉमी। इनफैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी यूएस के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, हम हमेशा बात करते हैं इस बारे में। और यूएस का देखा जाए तो 50 to 60%
50 to 60% ऑफ रेवेन्यू जो इंडियन आईटी का है वो यूएस से आता है। मतलब कि आधे से भी ज़्यादा जो इंडियन कंपनी जो पैसा कमाती हैं वो डायरेक्टली यूएस से कमाती हैं। आईटी कंपनी, इंडियन आईटी कंपनीज, यूएस जो कट किया था आईटी में, और वो इसलिए किया था तो सेव कॉस्ट, मतलब कि क्या कहते हैं, यूएस वाले अपनी सर्विसेज को इंडिया आउटसोर्स कर देते हैं, जैसे कि इंडिया में वो उनका काम हो जाए। पर अब वो जब बहुत ज़्यादा दे रहे थे इंडिया में, तो उसकी वजह से इंडियन रुपी तो स्ट्रांग हो रहा था पर डॉलर वीक हो रहा था, और बहुत ज़्यादा पैसा हम दे रहे थे तो हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि यार हम अपना पैसा खर्च कम करें भाई, क्योंकि हमें अपना डेट चुकाना है जो कर्जा है। तो उस चक्कर में उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आईटी सेक्टर ने अपना काम हाथ खींच लिया, आईटी सेक्टर ने काम अपना सिमट दिया बढ़ाने के बजाय, क्योंकि अब वो बैंक से लोन नहीं ले सकते थे, और इससे सबसे ज़्यादा बैंकिंग और रिटेल सेक्टर हिट होता है अनडाउटेडली। अब एक बार देखें, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या पहली बार हो रहा है या पहले भी हुआ है, और कैसे इसको पहले भी टैकल किया गया। तो भाई 2008 का अगर आप देखें तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था दुनिया में 2008 में कहते हैं अब तक की सबसे खतरनाक तराहिम मंदी रही है, और इंडियन आईटी सेक्टर किया था 40 to 50% फॉल, यानी कि आधा इंडियन सेक्टर क्राइस हो गया था। 50% 40 to 50% किसी सेक्टर का गिरना बहुत ही तगड़ा हिट होता है, और अगर हिट होता है ऐसा, तो ऐसा बहुत अच्छे मौके होते हैं उन लोगों के लिए जिनको घुसना है उस टाइम पे रिटेल आईटी सेक्टर में, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया मौके होते हैं। अगर इस रिसेशन रिसेंटली आ रहा है और ये दोबारा हो सकता है, तो ये बहुत अच्छा मौका होगा उन कंपनीज में घुसने के लिए जो कि आप देख रहे हैं अभी, जो गिरती हुई लगातार कंपनी है बेसिकली, जो कि यूएस पे रिलेटेड कंपनी है, यूएस पे डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। और आपको एक सेक्टर तो पता चली गया 40 to 50% जो पहले भी हिट हुआ है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में 2008 में, इंडियन आईटी सेक्टर। इन्फोसिस और विप्रो का बहुत मेजर स्लो डाउन हुआ था उस टाइम पे, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। और पोस्ट रिसेशन आपने देखा, जब रिसेशन वो ख़त्म हुआ तो दोबारा आईटी में बहुत ज़्यादा स्पीड आई थी, बहुत तेज़ भागा था। अब देखें तो दूसरे एक बहुत ही मेजर सेक्टर है जो यूएस पे डिपेंडेंट है हमारा, वो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यानी कि दवाइयों का धंधा। 30 से 40% जो इंडियन पूरा सेक्टर है जो अब दवाइयों का धंधा है, वो सिर्फ यूएस भेजता है, यूएस में दवाइयाँ भेजता है। अब उनको क्या होता है, उनको सस्ती दवाइयाँ मिल जाती हैं क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी अच्छी है दवाइयों की, और दवाइयाँ जब हम इंडिया से वहाँ भेजते हैं तो उनको दवाइयाँ मिल जाती हैं और हमें पैसा, राइट। अब ये समझ कोशिश करते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जितना भी हमारा एक्सपोर्ट जब बढ़ता है तो जो रुपी है वो स्ट्रांग होता है, राइट। तो जब भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हम और जितनी दवाइयाँ बाहर भेजेंगे या आईटी की सर्विसेज देंगे, हमारा एक्सपोर्ट जो है उससे हमारा रुपी महंगा होगा, क्योंकि उनको आपको पे करने के लिए रुपया ख़रीदना पड़ेगा, राइट। तो रुपए की जो डिमांड बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसको एक बार देखें 2008 के रिसेशन। अच्छा, ये बेसिकली जो दवाइयाँ हैं, एक बार और बात कर लूँ, जो दवाइयाँ हैं वो जेनरिक ड्रग्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग्स। एक होते हैं स्पेशलिटी ड्रग्स जो कि स्पेशल चीज़ों के लिए होते हैं, कोई स्पेशल बीमारी हो गई, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया, कोई स्पेशल वो हो गया। और एक होते हैं जेनरिक ड्रग्स जो कि नॉर्मल खांसी दवाई, ये वो नॉर्मल दवाई बीमारियाँ जो आम जो तौर पर होती हैं वो होती हैं। वो जेनरिक ड्रग्स में ही हमारा जो है वो मेजर है, और स्पेशली 2 कंपनियों का नाम आता है इसमें हमेशा, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी। सबसे ज़्यादा दवाइयाँ यूएस भेजते हैं। तो आपको 2 स्टॉक पता चल गए। फिलहाल 2008 के रिसेशन में आईटी ने स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा, देखा जाए तो फार्मा लगातार कांस्टेंट ही रहा, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं किया था। 2008 के क्राइसिस में फार्मा बहुत ज़्यादा हिट नहीं हुआ था, पर 2020 में जो देखा तो आईटी तो बहुत बड़ा हिट हुआ, पर फार्मा ने आउट परफॉर्म किया। तो क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की और जेनरिक दवाइयों की उस टाइम की डिमांड तो थी यूएस में भी और पूरी दुनिया में, तो इंडियन फार्मा सेक्टर बहुत तरीके से बूम हुआ था उस टाइम पे। तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि 2 सेक्टर ऐसे हैं, आईटी और फार्मा, जो हमेशा डिपेंडेंट है यूएस पर। और जब इंटरेस्ट रेट घटता है या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है स्पेशली, तो फेड का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारे आईटी सेक्टर्स हिट करेंगे, और आईटी सेक्टर्स हिट करेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आईटी स्टॉक्स में घुसने के लिए, जैसे लाइक इन्फोसिस, टीसीएस या फिर विप्रो। तो आप अपना डिसीजन खुद बनाएं कि आपको कहाँ घुसना चाहिए। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो लगातार देखें तो इन्फोसिस में 4% का लोअर सर्किट लगा था कुछ टाइम पहले, कल परसों में, और वो आपको एक मौका दे सकता है, आगे भी चल के अभी और मौका आ सकता है।
और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में जब भी आपको हिट मिलेगा इस तरीके का, तो आपको पता बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। और आपको अगर लगता है, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आपको लगता है कि आगे चल के फार्मा सेक्टर्स में और जब दोबारा यूएस में रिसेशन की कमी हो, मतलब रिसेशन से पोस्ट रिसेशन होगा, दोबारा वो चीज़ें वापस आएंगी, तो हमारा फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर्स है उसमें दोबारा बूम आएगा। तो आप अब धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में अपनी एंट्री ले सकते हैं, और इनफैक्ट आईटी सेक्टर्स में भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आईटी का बूम नहीं रहेगा। मुझे लगता है आईटी का बूम हमेशा रहेगा, और अगले 10 साल तक, जिससे जितना एआई जब तक स्ट्रॉन्ग बनेगा, आईटी और एआई साथ में हैंड टू हैंड ही चलने वाले। So that's it for this video. I hope you like the video. If yes, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.